हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस सर आपको अपने यूट्यूब चैनल बिना एकेडमी पे स्वागत करता हूं। हम लोग आज नए कंटेंट को पढ़ेंगे, नए टॉपिक को पढ़ेंगे। मेरा टॉपिक होगा थिंकिंग एंड सोशलाइजेशन, चिंतन और समाजीकरण। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले समाजीकरण शुरू करते हैं, सोशलाइजेशन। ठीक है ना। देखिए, समाज की बहुत बड़ी भूमिका है किसी भी विकास में, किसी भी डेवलपमेंट में। बच्चों का विकास परिवार से शुरू होते हुए, समाजीकरण होते हुए, समाज से होते हुए पूरे जिंदगी भर मृत्यु तक चलती है। ठीक है ना। तो देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसे प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक। जब कोई बच्चा शिशु जन्म लेता है तो उसमें ना सामाजिक होता है और ना ही क्या होता है, असामाजिक होता है। उसमें क्या होता है, समाज के प्रति उदासीन होता है। वो समाज की बातों को नहीं जानता, ना उसके समाज की बातों को नहीं जानता, उसे उदासीन होता है। ठीक है ना। आयु बढ़ने के साथ साथ वह सामाजिक गुणों से सुशोभित होते जाता है और कुछ ही वर्षों में बाद वह सामाजिक प्राणी कहलाने लगता है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसको समाज के बारे में कुछ नहीं मालूम होता है। वो समाज से क्या होता है, एकदम उदासीन होता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ते जाती है वो समाज में अपना जीवन व्यतीत करते जाता है, समाज के अनुसार ढलते जाता है, तो उसमें सामाजिक सद्बुद्धि आती है, सामाजिक बुद्धि आती है। तो इस तरह से वो सामाजिक प्राणी कहलाने लायक हो जाता है। ठीक है, चलिए समाजीकरण की इकाइयाँ, सोशलाइजेशन की क्या इकाइयाँ है उसके बारे में हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो परिवार। परिवार भी क्या है, एक समाज का ही अंग है। ठीक है। उसके बाद दोस्त, जो फ्रेंडशिप होता है, दोस्ती होता है, दोस्ती में जो डेवलपमेंट होता है ये भी समाजीकरण के अंतर्गत ही आता है। पड़ोस, आस पड़ोस की बातें जो आस पड़ोस से हम सीखते हैं, ग्रोथ करते हैं आस पास से, वो सब क्या है, समाजीकरण की ही है। समाज तो समाजीकरण में ही है। स्कूल से भी कुछ ग्रोथ होता है, कुछ विद्या सीखते हैं, बुद्धि सीखते हैं, सब किसके अंतर्गत आता है, सोशलाइजेशन के अंतर्गत आता है। शिक्षक, इस शिक्षक की हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है ना। जैसे घर परिवार में माँ बाप की भूमिका होती है, वैसे ही हमारे विद्यालय जीवन में शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। शिक्षा से ही हम ज्ञान को सीखते हैं। शिक्षक ही हमारे ज्ञान को क्या करते हैं, बाहरी ज्ञान से अटैच करके किताबी दुनिया को सिखाते हैं, किताब के ज्ञान को देते हैं। तो हमारे जिंदगी में जितने रोल, बढ़िया रोल है माता पिता का समाजीकरण में, उतना ही बढ़िया रोल किसका है, शिक्षक का भी रोल है। ठीक है। मनोरंजनात्मक उपकरण, जैसे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप आदि। टीवी मोबाइल जो मनोरंजन के उपकरण है, टीवी मोबाइल लैपटॉप वगैरह, इसके माध्यम से क्या करते हैं, हम भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, अच्छी बातें को सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इससे भी क्या होता है, हमारा समाजीकरण होता है। चलिए नेक्स्ट है धर्म और संस्कृति। सभी लोग अपने अपने धर्म और संस्कृति के बारे में कुछ नॉलेज अर्न करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। इसके माध्यम से क्या होती है, उनका समाजीकरण होता है। सब लोग अपने अपने धर्म के बारे में, अपने अपने संस्कृति के बारे में, कैसे बिहेव करना है, किस धर्म में कैसे रहना है, ये सब बातों को सीखते हैं। ये उनके समाज से ही सीखने को मिलती है। तो ये भी एक समाजीकरण का क्या है, अंग है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। समाजीकरण का आरंभ परिवार से होता है। यह समाजीकरण की पहली इकाई है। समाजीकरण का आरंभ कहाँ से होता है, परिवार से होता है। यह समाजीकरण की कौन सी इकाई है, सबसे पहली, फर्स्ट स्टेप, पहली सीढ़ी परिवार है समाजीकरण की, सोशलाइजेशन की। ठीक है। समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से ही आरंभ हो जाती है। कब आरंभ होती है सोशलाइजेशन, जब बच्चा जन्म लेता है तभी से आरंभ हो जाती है। जैसे जैसे वो बढ़ता है उसमें सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रक्रिया होते रहती है और सामाजिक प्राणी की ओर अग्रसर होते रहता है। सबसे ज़्यादा समाजीकरण किशोरावस्था में होती है। सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन किस एज में होता है, किशोरा एज में। किशोरावस्था में क्या होती है, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है, बहुत ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट है मेरा चिंतन, थिंकिंग, सोच। ठीक है ना। थिंकिंग मतलब चिंतन और सोच। यहाँ पे है थिंकिंग में, जैसे थिंकिंग का मतलब क्या है, जैसे कोई हम समस्या में उलझ जाते हैं, किसी भी समस्या से अगर हम उलझ जाते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन पाने के लिए, उसका समाधान कैसे मिले, उसमें हम लोग सोच विचार करने लगते हैं। जनरली होता है जैसे हम लोग मान लीजिए कि मैथ बता रहे हैं,
अगर हम मैथ ही बना रहे हैं तो मैथ की कोई ऐसी क्वेश्चन आई जिसमें हम फंस गए, अब उस पर हम लोग चिंतन करने लगते हैं कि कैसे बनाएं, कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, कैसे इसको कैलकुलेशन करें। तो इस पे जो हम विचार कर रहे हैं, जो मन में मेरे तरह तरह के मन मस्तिष्क में विचार आ रहे हैं, ये क्या है? सोच है। जैसे आप समाज में भी आइए तो मान लीजिए कोई आपके साथ कोई ऐसी घटना हो गई जिससे आपको जल्दी से समाधान पाना है, तो उस समाधान पाने के लिए क्या करेंगे? घटना होगी तो तुरंत तो समाधान मिलता नहीं है, उस पर तुरंत क्या करेंगे? सोच विचार करेंगे। मन मस्तिष्क कभी कुछ मन में आएगा, कभी कुछ मन में आएगा। तो ऐसा ही यही जो मन में आने वाली बातें हैं ना, यही क्या होती है? चिंतन होती है। तो इसी के माध्यम से समाधान होता है किसी भी समस्या का। ये चिंतन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी समस्या का समाधान करने में। ठीक है, चलिए अब विचार करते हैं अपने टॉपिक पे। किसी भी विचार या समस्या के समाधान के लिए हमारे मन मस्तिष्क में जो बातें चलती रहती है, अर्थात हम सोचते रहते हैं, उसे चिंतन कहा जाता है। हमने आपको पहले ही बताया कि जो हमारे मन में किसी भी ऐसी समस्या आती है, उसकी समाधान के लिए जो मेरे मन मस्तिष्क में जो बातें चलती रहती है, हम सोचते रहते हैं, वही क्या है? चिंतन है। ठीक है, चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है तथा समस्या के समाधान होने तक चलता है। चिंतन कब आरंभ होता है, कब शुरू होता है? जब कोई समस्या मेरे सामने प्रकट हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, तब उसके बारे में हम सोचने लगते हैं और तब तक सोचते हैं, तब तक चिंतन करते हैं जब तक कोई समस्या का समाधान मिल नहीं जाए। ठीक है ना? तो समस्या चिंतन का आरंभ कब होता है? जब कोई समस्या मेरे सामने आती है। और खत्म कब होता है? जब समस्या का समाधान हो जाता है। ठीक है, विभिन्न सुझावों के आधार पर संभावित समाधानों का विवरण तैयार होता है। देखिए, विभिन्न सुझाव, मेरे मन में जो विभिन्न अलग अलग तरह के सुझाव आते हैं, इसके आधार पे क्या होता है? एक संभावित समाधान तैयार किया जाता है कि ऐसे हम करेंगे, संभावना व्यक्त किया जाता है। संभावित एक डाटा तैयार नहीं किया जाता, इसे संभावित एक विचार व्यक्त किया जाता है कि ऐसे अगर हम करेंगे तो इस समस्या का क्या हो जाएगा? समाधान हो जाएगा। ठीक है, चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चिंतन से ज्ञान क्या होती है? ज्ञान मेरी बढ़ती, जितना ही चिंतन करेंगे उतना ही क्या होगी? ज्ञान में वृद्धि होगी। ठीक है, चिंतन कैसी प्रक्रिया है? ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि चिंतन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। चिंतन को मेनली 3 टाइप्स में बांटा गया है, जिसमें आपको पहला है अभिसारी चिंतन। ठीक है ना, अभिसारी चिंतन। इस प्रकार के चिंतन का मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी समस्या के समाधान को एक ही बिंदु पर केंद्रित करना। ठीक है ना, अभिसारी में होता है, जिसे आपको ये होता है क्लोज इंडेड वाला, बंद सिरा वाला, जिसे मैथ के पेडागोजी वगैरह में ये देखिएगा कि मुक्त सिरे वाले और बंद सिरे वाले, बंद अंत वाले और खुले अंत वाले, इस टाइप से आते हैं अभिसारी और अपसारी। ठीक है ना, तो इसी तरह ये अभिसारी चिंतन है, एक कहीं ना कहीं सभी ओर से घुमा के एक ही पॉइंट पे ध्यान को केंद्रित करेगा, चिंता व्यक्त करेगा, उसको क्या बोलते हैं? अभिसारी चिंतन। जैसे 3 और 2 को जोड़ना हो तो क्या होगा? अगर हम 3 और 2 को जोड़ना है तो एक ही बात पे क्या ध्यान केंद्रित है कि 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। तो इसी तरह से ये अभिसारी चिंतन के अंतर्गत इस चिंतन के माध्यम से बंद वाला समाधान मिलता है। कैसा समाधान मिलता है? बंद वाला। बंद वाला कहने का मतलब कि एक ओनली वन समाधान, ओनली वन आंसर मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, इसे निगनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। अभिसारी चिंतन को कौन सा चिंतन कहा जाता है? निगनात्मक चिंतन। बंद सिरा वाला भी और निगनात्मक चिंतन, 2-3 नामों से इसको जाना जाता है अभिसारी चिंतन को। चलिए, उसके बाद 2 नंबर है अपसारी चिंतन। इस प्रकार के चिंतन में किसी समस्या के दिए गए तर्क में अपनी कल्पना शक्ति से सृजनात्मक का प्रयोग करके उसका समाधान करता है, तो उसे अपसारी चिंतन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आपके पास समस्या दिया हुआ है, उस समस्या के बारे में आप अपने कल्पना शक्ति से, जो आपको स्मृति से, आपको अपने इच्छा से, अपने जो अंदरूनी बातें हैं उससे आप मेमोराइज करके उसके बारे में तर्क वितर्क करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, तो किसके अंतर्गत आएगा? अपसारी चिंतन के अंतर्गत। इससे मन में तरह तरह की बातें आएगी, तरह तरह की इसका समाधान मिलेगा। तो एक मुक्त अंत वाला होता है, मुक्त सिरा वाला होता है। अभिसारी बंद वाला होता है, उसमें एक ही बिंदु पर ध्यान केंद्रित होता है। अपसारी क्या होता है? खुला हुआ होता है, मुक्त वाला होता है। तरह तरह के विचार, तरह तरह के चिंतन कीजिएगा। ठीक है, जैसे मनोविज्ञान की विशेषताएं का वर्णन कीजिए। अगर मनोविज्ञान की विशेषता का वर्णन किया है तो इसका एक तो कोई आंसर होगा नहीं, एक समाधान होगा नहीं। इसके अलग अलग तरह के चिंतन कीजिएगा तो अलग अलग तरह के सॉल्यूशन आएंगे, अलग अलग तरह के आपके आंसर आएंगे। तो ये कैसे हैं? मुक्त अंत वाले हैं, मुक्त सिरे वाले हैं। इसे सृजनात्मक,
ये सृजन करता है, निर्माण करता है। जितना ही अपने कल्पना शक्ति का, जितना ही अपने मेमोरी का, स्मृति का यूज करेंगे, उतना ही क्या होगा, इसका सृजन होगा, निर्माण होगा। तो इसको कौन सा चिंतन कहा जाता है? सृजनात्मक चिंतन या आगमनात्मक चिंतन। दो नाम से इसको भी जानते हैं, सृजनात्मक चिंतन या आगमनात्मक चिंतन। इस चिंतन के माध्यम से खुले सिरे, ओपन इंडेड वाला समाधान मिलता है। ये अपसारी में कौन? खुले सिरे वाला, ओपन इंडेड वाला। अभिसारी में कौन सा समाधान मिलता है? बंद सिरा वाला, क्लोज इंडेड वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति किसी भी तथ्य या घटना के गुण दोष की परख कर लेता है, उसके बाद स्वीकार करता है। आलोचनात्मक चिंतन में क्या होता है? मान लीजिए कि कोई भी घटना घटित हुई है, ठीक है, उसमें क्या गुण है, उसमें क्या दोष है, इसकी पहले व्यक्ति क्या करता है? परख कर लेता है। उसके बाद भी स्वीकार करता है कि इस प्रकार की, उस पर चिंतन करता है कि इस प्रकार की ये गुण है, इसमें ये दोष है इस घटना में। तो इसमें स्पष्ट है कि इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति किसी भी तथ्य या घटना के गुण दोष की परख कर ली जाती है। आलोचनात्मक चिंतन में सबसे पहले क्या करना होता है? गुण दोष की परख कर लीजिए, उसके बाद उसको एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। ठीक है, चिंतन के ये मुख्यतः प्रकार थे। अब चिंतन को जनरली टाइप्स में बांटा गया, सामान्य प्रकार में ही बांटा गया है। इसके सामान्य प्रकार पहला तो होता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, कॉन्क्रीट थिंकिंग। प्रत्यक्षात्मक का मतलब है प्रत्यक्ष चिंतन, प्रत्यक्ष के अंतर्गत आने वाला, एकदम जो सामने देख के जिसके बारे में सोचा जाए। इसका डिफिनीशन है, इस प्रकार के चिंतन का मुख्य आधार प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसमें किसी वस्तु या परिस्थिति को देखकर चिंतन किया जाता है। देखिए, इस प्रकार के चिंतन का मुख्य आधार क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान, जो सामने है। जिसे किसी वस्तु या बातों को एकदम सामने प्रत्यक्ष रखकर उसके बारे में चिंतन किया जाए, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? प्रत्यक्षात्मक चिंतन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यह चिंतन का प्रारंभिक स्तर है। ये कौन सा स्टेज है? प्रारंभिक स्टेज है, इनिशियल स्टेज है। ठीक है ना, यह सामान्यतः छोटे बालकों में पाया जाता है। ये सामान्यतः छोटे बालकों में पाया जाता है। जैसे छोटे छोटे बालक होते हैं जो सामने की चीज़ें देखते हैं उसके बारे में सोचने लगते हैं। अगर बच्चों को कहा जाता है कि ये जैसे आग है तो आग के पास नहीं जाओ, तो जैसे जैसे बच्चों जहाँ भी आग बच्चा देखेगा तो उसके बारे में सोचने लगेगा कि ये आग क्या है, इसके बारे में मुझे बताया गया कि इसके पास नहीं जाना है, इससे नहीं खेलना है। यानी उसके मन में ये छप जाएगा। जब वो आग देखेगा तो उसके मन में छप जाएगा कि आग के बारे में मुझे माना किया गया, उसको नहीं छूना है, उसके पास नहीं जाना है। ठीक है, तो ये सामान्यतः प्रत्यक्षात्मक चिंतन किसमें होता है? बालकों में होता है, प्रारंभिक स्टेज में होता है। चलिए नेक्स्ट है कल्पनात्मक चिंतन, इमेजिनरी थिंकिंग। ये तो नाम से ही स्पष्ट है, इमेजिनरी थिंकिंग यानी इमेजिन किया जाता है, कल्पना किया जाता है और उसके बारे में सोचा जाता है। ठीक है ना, जैसे कह रहा है कि इस प्रकार के चिंतन में अप्रत्यक्ष ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष ज्ञान होता है। ठीक है ना, छुपा हुआ होता है। इसमें कोई वस्तु या परिस्थिति प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं रहती है। इसमें स्मृति, कल्पना तथा अनुभवों के आधार पर चिंतन किया जाता है। ठीक है ना, ये इसमें जो है तो कोई भी वस्तु या कोई भी बातें होती है, विषय वस्तु की बातें होती है, वो प्रत्यक्ष नहीं होती है, अप्रत्यक्ष रूप से रहती है। इसमें अपने कल्पना से, अपने मेमोरी से, अपने इच्छा से, अपने एक्सपीरियंस से, अनुभव से क्या किया जाता है? उसमें चिंतन किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? कल्पनात्मक चिंतन, इमेजिनरी थिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्यात्मक चिंतन, कंसेप्चुअल थिंकिंग। ठीक है ना, इसमें प्रत्यक्ष से प्रत्यय में परिवर्तित होता है। व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर किसी वस्तु या स्थिति का विश्लेषण करके प्रत्ययों की मदद से समाधान पर पहुंचना, इस प्रकार की चिंतन में भाषा का ज्ञान जरूरी है। ठीक है, प्रत्यात्मक चिंतन में क्या होता है? जो पहले से आपका एक्सपीरियंस है, आपका अनुभव है, उसमें प्रत्यय कंसेप्ट के मदद से किसी भी विषय वस्तु के समाधान पे पहुंचते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसको प्रत्यात्मक चिंतन कहते हैं। ठीक है ना, प्रत्यय यानी कंसेप्ट की जरूरत है। इसमें भाषा का ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। जैसे हिंदी के साहित्य वगैरह जो लिखते हैं या कवि वगैरह होते हैं, उनमें क्या होता है? भाषा का ज्ञान बहुत गहराई तक होता है। वो क्या करते हैं? अपने पूर्व अनुभवों को जोड़कर जैसे कोई कविता वगैरह लिख देते हैं, उसमें हिडन बहुत अर्थ क्या होता है? हिडन होता है, छुपा होता है। वो वहीं समझते हैं, सब लोग जनरली नहीं समझ पाते हैं, वहीं समझते हैं जिनमें भाषा का क्या होता है? ज़्यादा ज्ञान होता है। ठीक है, उसमें अपने पूर्व अनुभव को लाते हैं और नए नए कंटेंट, नए नए प्रत्यय को जोड़कर उस कविता को लिख डालते हैं। ठीक है,
चलिए, उसके बाद है तार्किक चिंतन। ये तो फिर ये नाम से ही हो रहा है, तार्किक चिंतन यानी तर्क करके उस पर चिंतन किया जाता है। इस प्रकार के चिंतन में किसी वस्तु या परिस्थिति के बारे में तर्क करना, प्रत्यय का निर्माण करना, विचार करना इत्यादि तार्किक चिंतन कहलाता है। यह सर्वोत्तम चिंतन है। यह चिंतन कौन सा है? सर्वोत्तम, सबसे उत्तम चिंतन है तार्किक चिंतन। जैसे किसी विषय वस्तु के बारे में सोचना है तो उस पर क्या करेंगे? उसके कंटेंट के बारे में तर्क करेंगे, विश्लेषण करेंगे, आपसी बातचीत, अगर आपस में दो चार आदमी बैठे हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे? उसके बारे में विश्लेषण करेंगे, और इस प्रकार विश्लेषण तर्क करके उसके बारे में सोचेंगे तो किसके अंतर्गत आएगा? तार्किक चिंतन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो हम लोग का एक छोटा टॉपिक, दोनों छोटा टॉपिक था, थिंकिंग और सोशलाइजेशन, जो इसको हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग का मोटिवेशन बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा तो आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर हम लोग डेली का डेली उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स।